आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। जश्न आज़ादी की धूम में पूरे देश इस समय उत्साह उमंग में सराबोर है। 77वां आज़ादी का दिवस हम मना रहे हैं पूरे जोशो खरोश के साथ। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और 90 मिनट के अपने संबोधन में 10वें संबोधन में साल के 9 साल जो गुजरे उसका हिसाब किताब दिया। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि इस समय हम जो फैसला लेंगे वो 1000 साल तक भारत की दिशा और भाग्य को लिखने वाले होंगे। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। इतना ही नहीं, पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया और राज्य में शांति स्थापित करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को विकास का दुश्मन बताते हुए इसे खत्म करने की अपील की। राजघाट पर सबसे पहले बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार ध्वजारोहण और देश के नाम संबोधन। आजादी के 77 साल और ये 8 तस्वीरें जो भारत की भव्यता दिखाती हैं, विरासत दिखाती हैं, परंपरा दिखाती हैं। राजघाट पर सबसे पहले नमन बापू को प्रधानमंत्री का, उसके बाद लाल किले पर पहुंचे जहां पर पीएम का भव्य स्वागत हुआ, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद 10वीं बार ध्वजारोहण लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। भव्य कार्यक्रम, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, याद है 1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो, लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही है। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजादी के लौ को जलता न रखा हो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। हमारे परिवारजन, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में
अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। हमें याद है हजार बार। तो आज़ादी की 77 साल जश्न आज़ादी, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। योगेश सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अरुणेश यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ। आप तीनों को सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं जश्न आज़ादी की। योगेश जी, शुरुआत आपके साथ करते हुए। जी पूजा, धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम 77वें स्वतंत्रता दिवस पर खड़े हैं और किस तरीके से आजादी से लेकर अब तक का समय बदल गया, जिससे भारत की तस्वीर भी बदल गई है। और मतलब देखा जाए तो जितना हाईटेक दौर में हमने प्रवेश किया है और जिस तरीके से हम चीजों को संचालित कर रहे हैं, देखिए राजनीति से परे अगर भटके बात करें तो हम फिर भी कहीं एक चीजों पर स्टैंड करते हैं। और जितना संघर्ष भारत ने झेला है, जितने गुलामी के शिकंजे से कस के और जितनी चीजों को हमने इन चीजों को आगे बढ़ते देखा, ये वाकई प्रशंसनीय है। इसमें जितनी भी सरकारें रही, सभी का योगदान है। और जिस तरीके से हमारे देश में हर धर्म, हर जात का जिस तरीके से समावेश है, उस आधार पे चीजों को बंधते हुए, चीजों को सदते हुए, तमाम उतार चढ़ाइयों के साथ फिर भी हम आज एक पटल पर खड़े हैं। तमाम चीजें हैं, राजनीति है, इधर उधर होती रहती है। पीएम के भाषण में उन्होंने अपनी उन्हीं चीजों को दोहराया जिस तरीके की अक्सर वो बात करते हैं। लेकिन आज ऐसा दिन है जो राष्ट्रीय पर्व है। इस आधार पे हम जितना भी समझ पाए, जितनी भी बात वो कर पा रहे थे, वो उतना यही था कि सदे रहे। हालांकि मणिपुर का जिक्र था जो बहुत जरूरी था, जिसपे विपक्ष भी कह रहा था कि मणिपुर का जिक्र नहीं, मणिपुर पे भी उन्होंने चर्चा करी। मुझे सबसे अच्छा इसमें ये लगा कि कम से कम उन्होंने इस पे चर्चा करी, क्योंकि बहुत दिनों से एक आरोप लगता था कि मणिपुर पे वो सदन नहीं चल रहा था, मणिपुर पे बहुत सारी तमाम चीजें थी, राजनीति थी। लेकिन उन्होंने जिक्र करा
किस परिस्थितियों के चलते किस उस पे आधार पे करा, क्या उन्होंने कहा, ये उन्होंने अपने गणित के आधार पे कहा होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस पर्व पर उनको जिस तरीके की सदी हुई बातों का प्रयोग करना चाहिए था, उन्होंने वही करा। और बाकी बात रहती है, आज राष्ट्रीय पर्व है, उसके आधार पे उन्होंने देशवासियों को बधाई करके उत्साह बढ़ाया। उन्होंने इकोनॉमी के बारे में बात करी और कहा कि हम आगामी कुछ वर्षों में विश्व शक्ति बनेंगे और हम और आगे बढ़ चढ़कर मिलकर देश को हम इस पटल पर ले जाएंगे, इस स्थिति में ले जाएंगे कि हम नंबर 1 कहलाएंगे। बिल्कुल। अमित तिवारी जी, आपको भी एक बार बहुत-बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। उनके भाषण, प्रधानमंत्री के भाषण ने कई पड़ावों को पार किया। कई पड़ाव ये समझाते हुए नजर आए कि संघर्ष को हमें संग जमा हर्ष मानकर चलना है, तभी हम चुनौतियों को, बाधाओं को पार करेंगे और राष्ट्र को एक संपूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में बना पाएंगे। जी पूजा जी, आज आज़ादी का पावन पर्व है और आपको, आपके दर्शकों को, आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले उज्जवल भविष्य और विकसित भारत के लिए, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, उसके लिए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज हमारे लिए हर्ष और उल्लास का समय है ये। और देश में किस तरीके से ये जो 140 करोड़ परिवार की जो आज प्रधानमंत्री जी ने बात की, माननीय मोदी जी ने जो बात की, वो एक समावेशी समाज की बात करता है, वो एक समावेशी सोच की बात करता है, जिसमें कोई भी तुष्टीकरण नहीं है, जहाँ पे कोई भी परिवारवाद नहीं है। एक पूरा का पूरा देश एक परिवार के रूप में उभरता है और इससे युवाओं में खासकर एक उनके सामर्थ्य की बात की। उनको आज जो हमारा 140 करोड़ का जो ये परिवार है, उसके सामर्थ्य से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, एक आने वाले भविष्य की बात की। तो और मूलतः आप कभी भी देखेंगे तो उनमें वो नकारात्मक सोच आपको दिखती ही नहीं है। जो नकारात्मकता नॉर्मली आप देख लेंगे विपक्षी गठबंधन में या कांग्रेस पार्टी में, जैसा जो उनके भाषण के बाद जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, तो हमारे नेताओं में, ना प्रधानमंत्री मोदी जी में वो नकारात्मकता है ही नहीं देश को लेकर, ना कि देश को लेकर, ना कि किसी भी समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस सोच के साथ हम चलने वाले लोग हैं। समस्याएं आएंगी, चुनौतियां रहेंगी, ऐसा नहीं है कि चुनौतियां एकदम से खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनको सॉल्व करने का, उनको चुनौतियों को सामना करने का भी सामर्थ्य है। और यही सोच आज उन्होंने पूरे देश के युवाओं को ये सोच के साथ आगे बढ़ने का और काम करने का हौसला और वो जज्बा देने का काम किया है। आज मोदी जी ने अपना जो वक्तव्य कहा, तो वो मूलतः उसमें बहुत सारी बातें थी, देश के लिए था, चुनौतियां थी, मणिपुर की बात थी। और उन्होंने इस बात को भी कहने से नहीं चूके वो कि मणिपुर में अभी जो शांति है, वो शांति किस तरीके से बनी रहे और उस पे सरकारों को किस तरीके से वो तो एक संदेश दे रहे थे वहां से, और मेरे ख्याल से जिसके लिए संदेश था वो उस पे अमल भी उस पे किया जाएगा। तो किस तरीके से वो शांति बनी रहे, वहां पे जो अराजकता का जो दौर था वो किस तरीके से खत्म हो और एक विकसित तौर पे उस हिस्से को जोड़ा जाए देश के अंदर, तो वो बात की। तो इसी सकारात्मकता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मेरे मानना है कि हम जो 2047 का जो लक्ष्य माननीय ने दिया है, निश्चित तौर पर। डॉक्टर अरुणेश यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं 77वें जश्न आज़ादी के लिए। 3 बातों पर प्रहार करने का दावा और अपील और संदेश दिया प्रधानमंत्री ने। कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके संकल्पों को सिद्धि और शक्ति मिले तो 3 बातों को हमें जड़ से मिटाना होगा। उन्होंने करप्शन का जिक्र किया, परिवारवाद का जिक्र किया और तुष्टीकरण का जिक्र किया। पहले तो आज के उनके उद्बोधन को, उनके संबोधन पर आपकी समीक्षा, और उसके बाद ये जो एक बड़ा संकल्प लेने का आह्वान किया है प्रधानमंत्री ने, उस पर आपकी समीक्षा। नमस्कार पूजा जी और हमारे जो दोनों पैनलिस्ट हैं, दोनों लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के दिन हम सब लोग संकल्प लें कि जो हमारे देश में जो भी ताकतें देश की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी ताकतों को हम लोग तवज्जो नहीं देंगे। और हमारा देश अनेकता में एकता का देश रहा है सदियों से, जैसा कि हमारे साथी सोनी साहब ने कहा था, और विविधता में ही एकता है और ये हमने पहले भी दिखाया है और आगे भी हम इस चीज को दिखाएंगे।
और जो महत्वपूर्ण बात ये रही, जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है, तो निश्चित तौर पे उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी का वही पुराना भाषण है कि भ्रष्टाचार रहा है पहले, परिवारवाद को खत्म करना है और जो तमाम बातें बताई हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि हमने तो एक कहावत सुनी है कि जब आप एक उंगली सामने वाले के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी आती हैं। तो अगर परिवारवाद आपको विपक्षी पार्टियों में या पूर्व की जो सरकारें हैं उनमें देखने को मिला है, तो निश्चित तौर पे परिवारवाद की अगर हम बात करें तो इस समय हमारी जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो भी परिवारवाद से कहीं भी अछूती नहीं है। जिनके भी बच्चे हैं और वो राजनीति में हैं, सभी के बच्चे राजनीति में हैं। अगर आज के दिन हम नाम गिनाना शुरू करेंगे तो फिर वो चर्चा का विषय दूसरा हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर मुझे अच्छी लगी कि प्रधानमंत्री जी ने आज मणिपुर पे जिक्र किया, और हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस जिक्र के साथ साथ इस पे आगे कुछ कार्य भी होगा, क्योंकि मणिपुर के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है कि पिछले 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। हालात वहाँ अभी चिंताजनक हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार उसको अब संज्ञान में लेगी और उस पे जो भी वहाँ सहूलियतें दी जा सकती है वहाँ की जनता को, तो वो जनता को सहूलियतें दी जाएंगी। और विपक्ष के होने के नाते, चूंकि विपक्ष का प्रमुख दल है हम, तो हमारी जो मदद चाहिए राजनीति से इतर, भाई मदद में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो हम हर मदद के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, वही प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कोसने का काम कर रहे हैं, तो वो ठीक है भाई, क्योंकि बीजेपी के जो हमारे साथी हैं इन सब लोगों का जो काम है वो कांग्रेस को कोसने से ही चल रहा है। डॉक्टर यादव, वो तो आपके ही प्रधानमंंत्री हैं। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन पूरे देश का हौसला अफजाई कर रहे हैं। जब वो ये बात कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उस पर तो आपको भी गर्व होगा। नहीं, बिल्कुल गर्व है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने जो बात कही वो आपने उस पर शायद ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी का ध्येय रहता है वो विपक्ष को कोसने पे रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सबके ही प्रधानमंत्री हैं। तो कोसने से काम नहीं चलेगा कि पुरानी सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया। अब 10 साल से तो आप भी सत्ता में हैं, आप उपलब्धियों को गिनाइए और कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण की राजनीति की जानी चाहिए, तो वही होना चाहिए, प्रोग्रेसिव राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, जो पिछले आपने 5 साल के कार्यकाल में खूब कोसा, ठीक है, अब आगे प्रोग्रेसिव भारत को कैसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनाया जाए, बेरोजगारी की जो हमारी समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए, कैसे देश को जो है विश्व गुरु जो बनाने का संकल्प है उसको कैसे पूरा किया जाए, तो इस सब पे काम होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको ये नहीं भूलना नहीं पड़ेगा कि बिना विपक्ष के सहयोग के ये संभव नहीं है। तो विपक्ष को भी आपको सम्मान देना पड़ेगा, विपक्ष को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है योगेश जी, तो ये सबका सहयोग है योगेश जी। और अगर हमारी विकास दर विकसित देशों के मुकाबले ज्यादा है तो ये भी सबका सहयोग है। देखिए, जो हमारा देश, अगर हम खासतौर पर हिंदुस्तान की बात करें, तो बिना किसी के ये संभव नहीं है। और ये इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसमें हम किसी एक सरकार को श्रेय नहीं दे सकते। पिछली तमाम सरकारें रही हैं, पिछली कांग्रेस सरकार रही है, वहां बुनियादी नींवें रखी गई हैं। यहाँ पर ये लगभग दशक भर से बीजेपी सरकार है, ये भी अथक प्रयास कर रही है। सरकार का कोई भी कृत्य, कोई भी कार्य जो होता है वो जनता पर उपकार नहीं, उसका फर्ज, धर्म और कर्तव्य होता है। तो अगर हम किसी भी दिशा में बढ़ रहे हैं, देखिए, जब आपका परिवार, एक उदाहरण के तौर पे पूजा ऐसे समझिए, आपका परिवार बहुत बड़ा होता है, तो उसमें कभी कोई नाराज हो जाता है, कभी कोई खुश हो जाता है, कभी किसी को मनाना पड़ता है, कभी किसी को रिझाना पड़ता है। ऐसे हिंदुस्तान की राजनीति भी है। अगर हम हिंदुस्तान की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर हमें साथ साथ चलना और साथ साथ सबको लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि विपक्ष का भी अपना एक अहम किरदार होता है। यदि विपक्ष मुद्दों पे, उन चीजों पे चर्चा ना करे तो सरकार कैसे संचालित होगी? फिर तो सरकार अपने हिसाब से काम को कर सकती है, अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। तो विपक्ष का भी किरदार उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना बैठी केंद्र सरकार में होता है। मुद्दे की बात यही है कि यदि हम इस और अग्रसर हो रहे हैं और हमें लगता है कि हम एक सही दिशा का निर्माण कर सकते हैं, जिसपे हम लोग लगभग चल भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सबको अपना अपना योगदान देना पड़ेगा।
बात जैसे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर करी, अन्य चीजों पर भी करी। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बड़े एक्शन ऑफ प्लान की जरूरत है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो एक पैदा हुए जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक भी ईमानदारी से नहीं बनते इस देश में। अगर आप बात करेंगे तो यहाँ की स्थिति मुझे लगता है इन सब चीजों पे चर्चा की बजाय इन पे ऐसी टीमें गठित करके काम किया जाए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि रिश्वत लेते पकड़े जाओ, रिश्वत देकर छूट जाओ। अभी भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारी सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। खैर, बहरहाल ये एक मुद्दा है और अपनी ओर से हर कोई प्रयास ये करता है कि उनके कालखंड में इस तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो या अप्रिय कोई ऐसा काम ना हो जिससे सरकार की छवि खराब हो। योगेश जी, हम इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि पिछले 9 साल में वो काम जो ऐतिहासिक थे, जो पिछले 70 सालों से हो नहीं सकते थे या हो नहीं पा रहे थे या राजनीतिक मंशा नहीं थी, वो काम भी हुए इसी 9 साल में। देखिए, हर एक सरकार का इसमें कोई दो राय नहीं है पूजा की, एक एजेंडा होता है और वो किस इच्छा शक्ति के साथ काम करते हैं। दौर बदला, जमाना बदला, हाईटेक हुए, सोशल मीडिया का दौर आया। जिस चीज की जानकारी कभी किसी को नहीं हुआ करती थी, आज वो बहुत जल्दी, तो सरकार इस बात को भली भांति जान चुकी है। और जबकि एक इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था, सोशल मीडिया के दौर में किसी से कुछ छुप नहीं सकता है। कुछ लोग मैनिपुलेट करके उसको कर तो सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है हकीकत में फैक्ट चेक वाली स्थिति में हम सब कुछ देख सकते हैं। तो आज हालात ये है कि जो जैसा करेगा, जो जैसा दिखेगा वो वैसा ही आगे बढ़ सकता है। आज की डेट में वो झूठ का दौर और फरेब का दौर और मीठी बातों का दौर जा चुका है। और क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां पर आप बातों को मैनिपुलेट करके कुछ समय तो निकाल सकते हो, लेकिन दर हकीकत पे अगर आप बात करेंगे तो दर हकीकत यही कहती है कि जैसा आप करते हो वैसा आप बढ़ते हो और वैसा आपका दिखता भी है। तो मुझे लगता है जिस अंदाज में, जिस उससे हमें जिंदगी को जीना चाहिए, या जो एक नागरिक होने के नाते या एक नेता होने के नाते कर्म करना चाहिए, वो हमें करना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में आज वो दौर नहीं है कि मेरे परिवार में अगर 4 लोग वोटर हैं तो मैं किसी को मना नहीं सकता कि आप बीजेपी को दो या मेरा कट्टर कांग्रेसी हो। आज जिसका जो मन करता है, मेरी माताजी अलग पार्टी को वोट देती है, पिताजी अलग को, मेरी वाइफ अलग को, तो मेरा किसी पे जोर नहीं है। हर एक की अपनी एक सोच बन चुकी है। तो जब पहले एक जमाना था एक पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया, पूरा कस्बा जो वोट देता था, अब वो मिथा खत्म हो गई है। हर एक अपनी सोच के आधार पे बंदा वोट देता है और उसी आधार पे चीजों को संचालित करता है। बिल्कुल, बहुत आगे आए हैं अमित जी, लेकिन बहुत आगे जाना है। जिस लक्ष्य को लेकर आपकी सरकार, भारत सरकार आगे बढ़ रही है 2047 तक संपूर्ण विकसित राष्ट्र के लक्ष्य, ये कोई आसान नहीं है, बहुत चुनौतियां भी होंगी। इस चुनौतियों में जरूरी ये है कि लोकतंत्र की जो 2 परिपाटी होती है, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष, विपक्ष का सहयोग, उसकी सहभागिता, उसके विचार, उसके साथ मंथन, ये भी बहुत जरूरी है। जी पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम विकसित भारत की अगर परिकल्पना करते हैं, अगर उस सोच को अगर रखते हैं, तो उसमें सबका सहयोग चाहिए, आपका, मेरा, विपक्ष में बैठे नेताओं का और पूरे देश की जनता का। लेकिन जो नकारात्मक सोच, आज प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ, मुझे लगा यहाँ पे जो हमारे नेता बैठे हैं कांग्रेस के, वो कम से कम सकारात्मक बातें करेंगे और पॉलिटिक्स को नहीं इसमें इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं राजनीति की इस अपने वक्तव्य में जब उनको समय दिया गया, और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म हुआ और खड़गे जी का बयान आया, उन्होंने एक तरीके से बहिष्कार किया प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण का और कहा कि वो एक नकारात्मकता की जो सोच है उनकी, वो उन्होंने दिखाई और देश के 140 करोड़ के परिवार के सामर्थ्य पर अविश्वास जताने का काम किया। और इसके साथ ही उनको विश्वास किस पे है? उस एक परिवार पे, मात्र एक परिवार पे विश्वास है जो वो मानते हैं कि पूरे देश के कर्ता धर्ता यही है। तो जो नकारात्मकता सोच है, वो हम इसी चीज, जब हम परिवारवाद कहते हैं तो हम इसी सोच को खत्म करने की बात कहते हैं। जब हम तुष्टीकरण कहते हैं तो इसी ये जो विचारधारा है कि एक ही समुदाय को सब कुछ मिलना चाहिए और बाकी सारे समुदाय को कुछ नहीं मिलना चाहिए, उस सोच को हम खत्म करने की बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं करप्शन मुक्त की, तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारे दल का कोई भी नेता ये नहीं कहता कि मोदी जी के लिए कानून अलग होना चाहिए, लेकिन इनके नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कानून अलग होना चाहिए। कैसे सुप्रीम कोर्ट कोई सजा उनको दे सकता है? तो ये सोच है, ये एक विचार है जिसके लिए जो पूरा जो ये कुंभा है विपक्षी गठबंधन का, वो उस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। और हमारा सोच देश है, हमारा सोच 140 करोड़ का ये परिवार है और हमारा सोच वैश्विक है।
ना कि इतनी संकीर्ण मानसिकता। तो इस संकीर्ण मानसिकता को अगर ठीक। वो त्यागने के जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक भागीदारी अपनी नहीं दे ठीक। सकते हैं, ये मेरा मानना है। ठीक, डॉक्टर अवनीश यादव, नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं, भाजपा के तो हैं ही। जब वो भारत से बाहर जाते हैं, जब जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो बाहर के स्टेट ऑफ लीडर्स हैं, कोई उनको बॉस कह रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, तो जब ऐसी बातें होती हैं तो खुद का जो सीना है वो गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे में आज की स्पीच के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस तरह से ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, किस तरह की सोच समझा जाए इसे? नहीं, अब मैं आपसे क्या कह रहा था पूजा जी, ना तो आपने मेरी बात पे ध्यान दिया, ना हमारे बीजेपी के साथी ने। आज का दिन स्वतंत्रता दिवस का दिन था और आज के दिन कम से कम आज के दिन तो आपको विपक्षी पार्टियों को नहीं कोसना चाहिए था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि भ्रष्टाचार होता रहा, भ्रष्टाचार जो है पुरानी सरकारों की बड़ी समस्या रही है, तो उस चीज से आज कम से कम इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत थी। और दूसरी बात, जो परिवारवाद कह रहे हैं, तो मुझे ये बताया जाए कि परिवारवाद क्या बीजेपी में नहीं है? आप इनडायरेक्टली कांग्रेस के परिवारवाद की बात करते हैं। आप बताइए, सोनिया जी प्रधानमंत्री बनी क्या? चाहते तो राहुल जी भी प्रधानमंत्री बन जाते। अभी अध्यक्ष जो है हमारे कांग्रेस के खड़गे साहब है, गांधी परिवार का कोई उसमें लेना देना नहीं है। उससे पहले नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे। तो इस तरह से जो एक नरेशन जो तैयार किया जा रहा है ना, एक जो फर्जी भ्रमजाल बुना जा रहा है, तो हमारा तो विरोध उस चीज को लेके है कि आप एक गांधी परिवार को कब तक कोसेंगे। भाई, गांधी परिवार से ये तो चीज आप कितना भी नेगेटिव जवाब जल्दी से ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। परिवार ने अमित जी, आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस के संबंध में संबोधन था, कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र, उसमें करप्शन का जिक्र और एक ही सरकार को एक ही बार एक पार्टी को टारगेट करना, क्या ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को? सीधा सवाल कांग्रेस का। जी पूजा जी, देखिए, हम प्रधानमंत्री जी ने किसी एक पार्टी को, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने, जैसा कि मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा, कि उस सोच की बात की उन्होंने, प्रधानमंत्री की उस सोच को खत्म करना है। और अरुणेश जी ने भी सोच को खत्म करने से पहले आपको अपने विचार भी तो बदलने पड़ेंगे। हम वैश्विक पटल पे होते हैं, जब हम बाहर होते हैं और सोचते रहिए, पुरानी सरकारें किसकी रही आपको पता है। हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन लगभग हमारी सरकार रही है, पुरानी सरकारों में 55 साल हमारी सरकारें रही हैं। अब शब्द कहते हैं, वो हम सब ने देखा है। आज जब देश के कुछ समय पहले, 10 सेकंड दीजिएगा पूजा जी, कुछ समय पहले तक, संक्षेप में, बहुत कम समय है, संक्षेप में बस 10 सेकंड, जब जरूरत थी कि पूरे विपक्ष एक स्वर में देश के साथ खड़ा रहे, तो विश्व में एक संदेश जाना चाहिए कि देश एक साथ है, वहां पे इनके अलग अलग बयान देश को तोड़ने का काम करते हैं, ना कि देश को एक करने। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। बहुत धन्यवाद आप सभी को एक बार फिर से, साधुवाद और शुभकामनाएं जश्न आजादी की। डॉक्टर अरुणेश यादव शुक्रिया, अमित तिवारी और योगेश सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देश इस समय हर्षोल्लास में है। वजह यह है कि जश्न आजादी जारी है। हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक शुभकामनाएं देता हूं।